नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आकांक्षा शुक्ला सीजीपीएससी पर। आप सभी को पता है कि हमने अपना जो एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 वो अपलोड कर चुके हैं और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बायोडायवर्सिटी को पहुंचने वाली जितनी भी थ्रेट्स है उसके बारे में। और हम बात करेंगे इसमें कुछ एंडेंजर्ड और कुछ लोकल स्पीशीज के बारे में, एंड एट द लास्ट हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड बनते हैं। अब तक हमने जितने भी एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए हैं और आज के एमसीक्यूज को यदि मिला दिया जाए तो इतने एमसीक्यूज आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है यदि आपको स्टडी करनी है अपनी प्रॉपरली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जैव विविधता के लिए खतरे। सो आपको पता है कि ह्यूमन जो है अपने नीड्स फुलफिल करने के लिए तो वो क्या कर रहा है, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका ओवर यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। सो इस वजह से क्या हो रहा है, जो कभी एक ज़माने में बहुत प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो हमारे डेली नीड्स में काम आते थे, ग्रासलैंड जो हुआ करते थे, वो आजकल वीरान डेजर्ट या फिर वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया की ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स मतलब वो एरिया जो काफी दलदली वाला क्षेत्र होता है। जैसे हमारे इंडिया में यदि मैं बात करूँ तो हमारा जो सुंदरबन वाला जो इलाका होता है, वहाँ पे काफी ज्यादा दलदली क्षेत्र है, जहाँ पे आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, जो पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, उसके प्रजनन के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह मानी जाती है। बट मैंग्रोव्स भी खत्म किए जा रहे हैं जो ह्यूमन है अपनी नीड्स की वजह से। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि विच हैज लेड टू द डिक्रीज इन द हैबिटेट एसेंशियल फॉर ब्रीडिंग ऑफ मैरीन फिश। मतलब जो कभी प्रजनन के लिए एक जगह हुआ करते थे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, वो भी हमारे ह्यूमंस द्वारा क्लियर कर दिए गए हैं फॉर इट्स फ्यूल वुड पर्पस। क्योंकि इसकी जो लकड़ियाँ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जलती है। एंड प्रॉन फार्मिंग मतलब ये भी एक प्रकार का एक्वेटिक एनिमल है जिसकी फार्मिंग के लिए मैंग्रोव्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद scientists have estimated that around 10 million species will get eliminated by the year 2050। यदि इसी तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज चलती रहे, ऐसी ही अननेसेसरली यदि ह्यूमन एक्टिविटीज अपना पर्पस के लिए अगर डिस्ट्रॉय करता रहा इकोसिस्टम को, तो 10 मिलियन स्पीशीज के लगभग बर्बाद हो जाएगी 2050 तक। इसके अलावा आइलैंड फ्लोरा एंड फोना हैविंग हाई एंडिज्म in small isolated areas surrounded by sea have so far been most seriously affected by human activities। अब देखिए बात करते हैं आइलैंड्स की। तो आइलैंड्स जो एक दूर दराज का इलाका होता है मेनलैंड से, हमारे जो ह्यूमन पॉपुलेशन से, वहाँ पे भी आपके जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ है, जो लोकल स्पीशीज है उनको थ्रेट पहुंच रहा है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका डोडो। मैंने डोडो के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में आपसे बात करी थी कि मॉरिशस की एक ट्री की स्पीशीज है, वो किस बर्ड्स के एक्सटिंक्शन की वजह से रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिए, आपके डोडो बर्ड्स के। तो सोचिए, मॉरिशस एक आइलैंड होने के बावजूद एक वहाँ की जो स्पीशीज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गए, सीरियसली अफेक्टेड हो गए। अब बात करते हैं मैदान की। सो ग्रासलैंड दैट वर वन सस्टेनेबली यूज्ड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर कैटल्स आर ईदर चेंज टू अदर फॉर्म ऑफ यूज और डिग्रेडेड बाय ओवरग्रेजिंग। ये ह्यूमन अपने कैटल्स को लेकर जाता है, अपनी जो बकरियां रहती है, फिर गाय भैंस, उसको चराने के लिए, और ओवर ग्रेजिंग के पर्पज से क्या होता है, उन्होंने ग्रासलैंड्स को भी पूरा साफ कर दिया है। अब रही बात आपके नेचुरल फॉरेस्ट की, और नेचुरल फॉरेस्ट आर बीइंग डिफॉरेस्टेड फॉर टिम्बर एंड रीप्लांटेड यूजिंग टीक साल और अदर सिंगल स्पीशीज फॉर देयर टिम्बर वैल्यू। ठीक है, ह्यूमन अपने जो जितना भी टिम्बर का जो पर्पस रहता है, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात किया था, तो वो अपने जो प्रोडक्टिव यूज, जहाँ पे नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करना होता है, वहाँ पे भी क्या कर रहा है, आपके नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है फॉर इट्स ओन पर्पस। इसके बाद अल्टीमेटली ह्यूमन पॉपुलेशन ने तो फिर जो हमारी प्रोटेक्टेड एरियाज है उसको भी काटना शुरू कर दिया है, कहाँ, अपने रहने के लिए। सो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन फ्रिंजेस ऑफ अवर प्रोटेक्टेड एरियाज डिग्रेड फॉरेस्ट इको सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ थ्रेट्स थे। इसके बाद जो एक मेजर थ्रेट है हमारे इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका पोचिंग। देखिए, पोचिंग का मतलब यही होता है कि अपने नीड्स के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए क्या होता है, एनिमल्स की जो स्किन्स होती है या फिर उनका कोई भी बॉडी पार्ट होता है, उसको
आप सेल आउट करते हो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। सो स्पेसिफिक थ्रेट्स टू सर्टेन एनिमल्स आर रिलेटेड टू लार्ज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, आपके स्किन, बोन्स फ्रॉम टाइगर, आइवरी फ्रॉम एलिफेंट्स, हॉर्न्स फ्रॉम राइनोज, परफ्यूम फ्रॉम मस्क डियर आर एक्सट्रीमली यूज्ड अब्रॉड। सो उसके अलावा आपके बियर्स आर किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर्स। इसकी भी क्या होती है, मास लेवल पे आपकी तस्करी होती है ग्लोबल मार्केट पे। और कोरल एंड शेल्स जो आपके जिसमें से मोती निकलते हैं, तो वो भी आपके एक्सपोर्ट करने के लिए बीचेस ऑफ चेन्नई एंड कन्याकुमारी पे आपके कलेक्ट किए जाते हैं। सो ये कुछ खतरे हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया के बारे में। एंडेमिक का मतलब स्थानिक, ठीक है, और स्पीशीज मतलब प्रजाति। तो जितनी भी स्थानिक प्रजाति जो केवल और केवल एक ही जगह पे हमारे इंडिया में पाई जाती है, यदि उसकी वहां से भी अगर एक्सिस्टेंस अगर खत्म कर दी जाए तो उसकी टोटल एग्जिस्टेंस हमारे पूरे इंडिया में जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके वुल्फ, जैकल, फॉक्स एंड द वाइल्ड डॉग और ढोल फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड कैनिड्स। सो कैनिड्स का भी पर्टिकुलर एक स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं हिमालयन वुल्फ। ठीक है, ये भी आपको केवल हमारे इंडिया के नॉर्थ, वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी हुआ यह है कि हिमालयन वुल्फ को ये जो जितने भी शिकार हुआ करते थे वो विलुप्त होने के कगार पे हो गए। उसकी वजह से होता क्या है कि हिमालयन वुल्फ जो है वो केवल और केवल शिप्स पे डिपेंड है। सो शिप जो शिप शेपर्ड्स है जो जिनकी शिप्स है काफी ज्यादा, तो वो अपनी शिप्स को बचाने के चक्कर में इसकी मास लेवल पे क्या कर रहे हैं, इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको मार रहे हैं हिमालयन वुल्फ को। सो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपके जो राइनोसोरस होते हैं वो केवल और केवल अब आसाम में रह गए। ठीक है, वो भी गैंगेटिक जो प्लेन्स है आपके गंगा नदी के किनारे जो काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है, केवल और केवल राइनोसोरस वहाँ रह गए। सो एक प्रकार से राइनोसोरस भी आसाम और उसके पास के एरियाज के लिए एंडेमिक स्पीशीज है। इसके अलावा आपके वाइल्ड बफेलो जो है वो केवल और केवल तराई रीजन मतलब ये आपके जो शिवालिक रीजन है, शिवालिक के जो फुटहिल्स पे है, मतलब आपके भांगर खादर और शिवालिक्स के बीच वाला जो रीजन है, तराई रीजन, वहां पे केवल ये पाए जाते हैं आपके वाइल्ड बफेलो। इसके अलावा द एलिफेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट। इसके अलावा ये आपके उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिलेंगे। बट उसकी जो पोचिंग है, मतलब उसके जो आइवरी के लिए लार्ज लेवल पे उसकी भी क्या हो रही है, आपकी सेलिंग और बाइंग हो रही है। ठीक है, मार्केट में। सो एक प्रकार का ये भी आपके थ्रेट है। सो एलिफेंट आपको मतलब देखने को तो मिलेंगे बट वो भी पर्टिकुलर किसी अपने जगह पे या हैबिटेट पे। इसके अलावा आपके जो ब्लैक बग है, इट इज ओनली द ट्रू एंटीलोप फाउंड इन इंडिया। अब ये एंटीलोप क्या होता है? एंटीलोप एक प्रकार की हिरन की प्रजाति होती है जो आपकी लंबे पैर और जो सिंग जिसमें रहते हैं उन्हें आप एंटीलोप कहते हैं। सो ब्लैक बक हमारे इंडिया में एकमात्र ऐसी ट्रू एंटीलोप की प्रजाति नजर आती है। इसके अलावा आपकी नीलगाय इज द लार्जेस्ट ड्राईलैंड हर्बीवोरस। ये आपके नीलगाय जो है ये आपको सदर्न एरियाज में देखने को मिलेंगे केवल। इसके अलावा लेपर्ड इज मोर एडेप्टेबल देन टाइगर एंड लिव्स बोथ इन थिक फॉरेस्ट एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ठीक है, ये लेपर्ड की खासियत है। ये भी अब हमारे इंडिया में कुछ कम ही रह गए हैं और कुछ लोकल जगह पे ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। यदि मैं बात करूं एनिमल्स की, सो आपके टाइगर, एलिफेंट और राइनोस ये कुछ ऐसी स्पीशीज है जो आप एंडेंजर्ड स्पीशीज मानी जाने लगी है हमारे इंडिया में। मैमल्स में आपके पाइगमी हॉक, गोल्डन लंगूर, हंगूल और जिसको हम कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं जो एक प्रकार की हिरन की प्रजाति होती है। इसके अलावा आपकी इंडियन वाइल्ड लाइफ, ये कुछ ऐसे मैमल्स है जो आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज में है। देन बर्ड्स की यदि मैं बात करूँ तो सबसे मेजर जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसकी मैं आपको अभी थोड़ी देर में तस्वीर भी दिखाऊंगा जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देयर आर ऑल्सो एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज सच एज साइबेरियन क्रेन जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड फ्लोरिकन। फ्लोरिकन मतलब जिसकी बहुत पतली टांगे होती है और जो पानी में खड़ी रहती है। एंड सेवरल बर्ड्स ऑफ प्रे ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट, vultures which were common a decade ago। ठीक है, मैंने आपको लास्ट एमसीक्यूज में भी बताया था कि वल्चर्स की जो प्रजाति है वो कम क्यों हो रही है, वो किस प्रकार का ड्रग्स इनहेल कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी प्रजाति खत्म हो रही है। ठीक है, एक ड्रग था वो। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ प्लांट्स की, सो मैनी प्लांट्स आर थ्रेटन ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग एज इंग्रेडिएंट्स इन द मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। देखिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए आपके जो प्लांट्स है उसको भी आजकल क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। सो मास लेवल पे ये भी।
सो ये भी एक प्रकार का आपके लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज माना जा सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लांट। अब बात कर लेते हैं कुछ और मोस्ट थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, ये है आपकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा जिसके एकदम ब्राउन स्टेटली बर्ड विथ लॉन्ग लेग्स, ठीक है, ये आपके सामने रहा, जो ग्रासलैंड और लोकस्ट और ग्रास ऊपर्स पे डिपेंड होते हैं। इसके अलावा आपकी फ्लैमिंगो एंड पेलिकन्स, स्टॉक क्रेन्स एंड स्पून बिल्स, ये भी कुछ आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो इंडिया में ब्रीड करने के लिए माइग्रेट करती है, स्पेशली आपके तमिलनाडु और राजस्थान वाले रीजन में। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस फाउंड इन इंडिया आर फ्रॉग एंड टोड्स। दिस इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक इंडियन बुलफ्रॉग, ट्री frog. These amphibians are mostly found in the hotspot in northeast and western Ghats of India. ठीक है, तो ये आपके पूरे एंडेंजर्ड स्पीशीज की मैंने यहाँ पे बात कर ली। पहले हमने एंडेमिक स्पीशीज देखी थी और उसके पहले हमने थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स, बायोम्स मतलब वहाँ वो इंटरेक्शन आपके बायोटिक एंड अबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स आर फाउंड इन इंडिया? ऑप्शन 1 सवाना, सेकंड बोरियल फॉरेस्ट, थर्ड टुंड्रा। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों टाइप के फॉरेस्ट या तीनों टाइप के बायोम्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। सो आपके जो राइट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दी अबव। The next question, consider the following with respect to objective of Wildlife Protection Act। ठीक है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है? सो ऑप्शन 1, it aims to deal with declaration and organization of biosphere reserve. It deals with aims to protect preserve different species of plant. It provides for ban on hunting on wildlife। देखिए ऑप्शन नंबर 3 तो है, आपको सबको पता है। इसके अलावा इट प्रिजर्व द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट भी है, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स के कंजर्वेशन या डिक्लेरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा इसमें कोई ऐसा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो द राइट आंसर इज योर 2 एंड 3, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इकोसिस्टम? ठीक है, इकोसिस्टम मतलब आपके फिर से आगे वही बात आ गई, यहाँ पे आपके बायोटिक एंड अबायोटिक का एक इंट्रैक्शन होता है किसी भी प्रकार से। सो ऑप्शंस आर होम गार्डन, ठीक है, अ ट्री, काउ डंग, राइस फील्ड। तो देखिए यहाँ पे चारों चारों का जो है एक प्रकार से इंट्रैक्शन है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात करा था, इन सीटू कंजर्वेशन वो होते हैं जिनको अपनी लोकल एरियाज में रखकर कंजर्व किया जाता है। सो आपके बोटानिकल गार्डन्स तो आपकी स्टडी पर्पस के लिए आप उसको बाहर एक अलग जगह पे लेके जाते हो, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसके अलावा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यस इट इज इन सीटू कंजर्वेशन। और आपके सैक्रेड ग्रोव्स या सैक्रेड लेक्स की मैंने बात कर रहा था, ये भी आपके इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। सो ऑप्शन नंबर आपकी 2 एंड 3 करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन वन फाइंड पैग्मी हॉग? ठीक है, सो ये एक प्रजाति है जो एक प्रकार से आपकी केवल एंडेंजर्ड बची हुई है। सो ये केवल और केवल आपको गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास मिलेंगे, स्पेशली आपकी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको वहां पे मिलेगी पैग्मी हॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड? देखिए हमने हॉटस्पॉट्स की बात करी थी, टोटल वर्ल्ड में देखे थे हमने कि 36 ऐसे हॉटस्पॉट है, पूरे इंडिया में 4 ऐसे हॉटस्पॉट है। सो हमें यहाँ पे ये बताना है कि हॉटेस्ट इसमें से कौन सा है। सो ऑप्शंस आर सुंदरलैंड, सेकंड कैरिबियन आपके नॉर्थ अमेरिका में, ईस्टर्न आर्क आपकी ईस्टर्न पार्ट में, एंड ईस्टर्न हिमालय हमारे इंडिया का। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय को छोड़ के सारे जो रीजन है आपके सारे हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका ए 1 2 एंड 3 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, where can one find Point Calimere Wildlife Sanctuary, which happens to get second largest congregation of migratory birds in India? देखिए आपको पता है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स तो आपके भरतपुर राजस्थान में आते हैं, लेकिन यदि मैं बात करूँ सेकंड नंबर की, और हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपका सिचुएटेड है तमिलनाडु में, जो एक सेकंड लार्जेस्ट प्लेस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, जहाँ पे वो ब्रीडिंग पर्पज के लिए इंडिया आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following species: भराल, संगाई,
नीलगिरी थार, ब्लैक बक या नीलगाय। सो विच ऑफ द अबव आर फाउंड ओनली इन इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज आपका, आपकी संगाई जो हो गया वो आपके इंडिया में मिलता है, इसके अलावा ब्लैक बक और नीलगाय। 2, 4 एंड 5। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं पॉलिटिकल अलायंस ऑफ WWF एंड IUCN इज नोन एज। ठीक है, सो पॉलिटिकल अलायंस जो WWF एंड IUCN के मर्जर से बना है उसका नाम है आपका ट्राफिक। ठीक है, ट्रेड फॉर फ्लोरा एंड फौना इसका पूरा फुल फॉर्म है। सो ट्राफिक, इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1976 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इसका आंसर कि रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज नोन एज। वो रजिस्टर को क्या कहा जाता है जिसमें मेंशन होता है आपके पूरे जो रामसर साइट्स या वेटलैंड साइट्स है हमारे इंडिया, हमारे पूरे वर्ल्ड के, जो एक प्रकार से आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो उस रजिस्टर, पर्टिकुलर रजिस्टर जहाँ पे ये पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है इसका आंसर। बाकी हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। यदि आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।